हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सेट में सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, और उसके बाद में आपको रेलवे की परीक्षा में पूछे गए और खास तौर से ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्चा 372 रुपए है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है, तो नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है जिस पर हम कागज लगा रहे हैं। तो ध्यान से याद रखिएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है दोस्तों 2L + B × H। ठीक है ना। L है यहां पर आपकी लंबाई, ठीक है ना, L है लंबाई, मैं लिख देता हूं। B है आपकी चौड़ाई और H है दोस्तों ऊंचाई। ठीक है ना। अब हम सवाल पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 372 है। तो दोस्तों, कागज कहाँ लगा रहा है, ये कागज को लगा रहा है कमरे की चारों दीवारों पर, यानी कि कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल पर। कहां पर, 2L + B × H पर, इस पर ये कागज लगा रहा है। ठीक है ना। और इस पर कागज लगाने का खर्च कितना है, 372 रुपए। यानी कि ये क्षेत्रफल और 372 रुपए को हम बराबर कर सकते हैं, तो बराबर कर लेते हैं। देखिए, 2L + B × H बराबर हो जाएगा 372। ठीक है दोस्तों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L + B × H, और इसी पर वह कागज लगाता है जब, तब उसका खर्चा आता है कितना, 372। तो यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है, एक दूसरा कमरा है दोस्तों, एक दूसरा कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस कमरे से, यानी कि ये जो पहला वाला कमरा था जिस पर कागज लगाया जा रहा था, इससे दुगना है सब कुछ, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। कह रहा है ना, प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है, और इसी कमरे पर चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए, पहले L B H ये थी। अब L B H क्या हो गई, लंबाई हो गई दुगनी 2L, B भी दुगनी हो गई 2B हो गई, और हाइट यानी कि H भी इसकी, ऊंचाई भी इसकी दुगनी हो गई। ठीक है। अब नए कमरे की लंबाई भी दुगनी है, चौड़ाई भी दुगनी है, ऊंचाई भी दुगनी है। अब इस पर, इस कमरे पर जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ दुगना है, इस पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा दोस्तों, 2L + B × H। लेकिन बस अंतर क्या आएगा, अब यहाँ पर जो नया कमरा है उसकी लंबाई कितनी है, 2L, चौड़ाई कितनी है 2B, और H कितनी है 2H, यानी कि सब दुगना है। तो कर देते हैं, देखिए रख देते हैं L की वैल्यू। L की वैल्यू कितनी है नए वाले कमरे की, 2L, और चौड़ाई कितनी है नए कमरे की, 2B, और ऊंचाई कितनी है 2H। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों कि ये 2H इस पूरे के गुणे में है ना, यानी कि ये 2H इसके गुणे में है, तो क्या हम इस 2 का गुणा 2 में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस 2 का गुणा इस 2 में कर दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4, 2L + 2B, यहाँ क्या बचेगा, × H। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं 4 को ऐसे लिखा रहने दूंगा। यहाँ 2L + 2B में से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। देखिए निकाल लेता हूँ, देखिए 2 कॉमन निकालूंगा, क्या बचेगा, 2L + B × H। अब ध्यान से देखिए दोस्तों इस कंडीशन को, 2L + B × H ये बन गया, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 372। यानी कि 2L + B × H की जगह मैं 372 रख सकता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 4, ये इंटू में आ जाएगा, और इसकी वैल्यू रख देते हैं 372। बस दोस्तों, आपको गुणा करना है। देखिए 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, हाथ से लगी 2, 4 तिये 12, 13 14, यानी कि कितना खर्चा आएगा,
1488 खर्च होगा नए कमरे पर कागज लगाने का। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 भी मैंने मिलता जुलता लिया है, जिससे कि आपको ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 मीटर और 5 मीटर है क्रमशः। तो कमरे की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, कमरे की आपको चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखी है। चौड़ाई क्या होती है, मैंने क्या बताया आपको, b, ऊंचाई क्या होती है, h। ठीक है ना। तो कमरे की यहाँ पर आपको दे रखी है चौड़ाई कितनी, 8 मीटर, और ऊंचाई हाइट दे रखी है आपको 5 मीटर। ठीक है दोस्तों। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 220 वर्ग मीटर। आपको मैंने अभी बताया था कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 220। ठीक है ना। और ये होता क्या है दोस्तों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2L + B × H। और ये कितना दे रखा है आपको, 220, तो रख देते हैं हम। अब देखिए यहां पर आपको B दे रखा है 8 मीटर, H दे रखा है 5 मीटर। आपसे पूछ रहा है कमरे की लंबाई बताइए, यानी कि L। तो हम मान दे रखे, हम मान रख देते हैं। L आपको निकालना है। B की वैल्यू कितनी है, चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर, बराबर में 220। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये 2 के पार से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। देखिए कितनी बार, 110 बार। ठीक है ना। अब मैं इसको भी काट सकता हूं, ठीक है ना, इसे भी मैं काट सकता हूं दोस्तों। कितनी बार कटेगा ये देखिए, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हैं दोस्तों। हाँ देखिए ये कट सकता है। देखिए पहले मैं इसको गुणा कर लेता हूं दोस्तों, इसके गुणे में है। देखिए इसके गुणे में है ना, देखिए 5L 5 अट्ठे 40। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी तरह से, ठीक है ना, जैसा भी आपको सिंपल लगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 5 2 10, 10 के पार से 0 कट जाती, 22 बचता, 8 इसमें से कट जाता, 14 आंसर आ जाता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 आपने काट दिया, 2 को काट दिया इससे, 220 से 110 बचा। अब 5 का गुणा मैंने यहाँ कर लिया 5L, और इसमें कर दिया 8 में, तो 40 आ गई। कितना आया, 110। 40 को मैं बराबर किस तरफ ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा। 40 को बराबर किस तरफ ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, और इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा 70, बराबर में 5L। 5 के पार 70 कटेगा, हाँ कटेगा। कितनी बार, 14 बार, क्योंकि 14 पंजे 70 होता है। तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, 14 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है। कालीन की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा जरा, ये एक कमरा है, ठीक है ना, और ये इस कमरे का मैंने मान लिया फर्श है, ठीक है ना, कमरे का फर्श। आप कालीन को कहां बिछाएंगे, कमरे के फर्श पर ही बिछाएंगे ना, दीवारों पर तो बिछाएंगे नहीं। तो आप कमरे की लंबाई आपको दे रखी है 8 मीटर, ये होती है लंबाई, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 8 मीटर, और इसे हम बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है ना। और चौड़ा कितना है, ये 6 मीटर, 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना दोस्तों। 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा, इस कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा, यानी कि 1.6 मीटर चौड़ा ये होगा। कालीन बिछाया जाना है। कालीन की लंबाई क्या है दोस्तों, जब आप कालीन को बिछाएंगे तो कालीन कहाँ बिछेगा, कालीन कमरे के फर्श पे तो बिछेगा यहाँ, ठीक है ना, इस पूरे फर्श पर ही तो कालीन बिछाया जाएगा। यानी कि जो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल होगा, क्या बोला मैंने, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, वो कालीन के क्षेत्रफल के बराबर नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि ये एरिया जो है, इस पूरे एरिया को कौन ढक लेगा, कालीन ढक लेगा। तो मैं कह सकता हूं कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा कालीन के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि इसी कमरे के अंदर कालीन बिछाया जाना है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है, L × B। और कालीन का भी क्या होगा, कालीन भी तो लंबाई और चौड़ाई में होगी, L × B, ठीक है ना। अब देखिए कमरे के फर्श की लंबाई कितनी है, 8 रख दीजिए, चौड़ाई कितनी है, 6 रख दीजिए। यहां आपसे उसने बोला
1.6 मीटर चौड़ा कालीन, यानी कालीन की चौड़ाई कितनी है 1.6, और लंबाई आपको निकालनी है, तो लंबाई आप ऐसी ही रखी रहने दीजिए, ठीक है ना। 1.6 को मैं इसके नीचे ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा 8 × 6 / 1.6 बराबर L। सॉल्व करते हैं। जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 10 का गुणा हो जाएगा, या आप जीरो कह सकते हैं, जीरो लग जाएगा, ठीक है। 8 के पहाड़े से 16 कटेगा, कटेगा, 8 दूनी 16, 2 के पहाड़े से 60 को काट देंगे 30 बार, यानी कि लंबाई आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी 30 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब तक हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे थे और वो सभी क्वेश्चन क्षेत्रफल के थे, और मैं इस सीरीज में क्षेत्रफल को लेकर चल रहा हूं अभी तक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली करवाता हूं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, खासतौर से ग्रुप डी में। तो दोस्तों साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और जरूरी नहीं रेलवे में, इस प्रकार के क्वेश्चन और भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको हम बेसिक से भी करेंगे दोस्तों। बेसिक के साथ साथ मैं आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी बता दूंगा, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं, जिससे कि आपको वो याद रहे। देखिए क्या कह रहा है, किस साधारण ब्याज की दर से, यानी कि आपको यहां दर निकालनी है, दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में, समय कितना दे रखा है आपको 20 वर्ष, ठीक है ना, 3 गुना हो जाता है। अब मैंने मान लिया कि मूलधन कितना था दोस्तों 100, जो हम पैसा उधार देते हैं किसी को या फिर किसी से लेते हैं, यानी कि उधार दी गई राशि मूलधन कहलाती है ना। तो मूलधन मैंने 100 मान लिया, क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कि 100 से 300 हो जाता है। तो ये है मिश्र धन। मूलधन कितना माना मैंने 100 से कितना हो जाता है 3 गुना 300। तो दोस्तों जब हम मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा साधारण ब्याज। तो कितना आएगा साधारण ब्याज, यहाँ पर साधारण ब्याज आएगा आपका 200, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। SI बराबर फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, P × R × T बटे 100। सिंपल सा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखिए साधारण ब्याज कितना है 200, रख देते हैं। मूलधन कितना माना हमने 100, R आपको निकालना है, T कितना है 20 बटे 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, ठीक है ना। 2 के पारे से 20 कट जाएगा, कटेगा 10 बार। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई आपकी 10%, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। आप दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि इसे पता है कि बच्चे बेसिक से करेंगे तो लंबा समय लगेगा, और जिसे शॉर्ट तरीका पता होगा वो इस सवाल को जल्दी कर लेगा। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ आपसे जब भी कहे दर निकालने के लिए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, दर बराबर n गुना, जितना भी गुना हो रहा हो, n गुना -1 अपॉन t, यानी कि समय, इंटू 100। देखिए कितना गुना हो रहा है, यहाँ 3 गुना हो रहा है ना, तो n गुना यानी कि 3 गुना रख दीजिए यहाँ पर, n गुना, यहाँ 3 गुना हो रहा है तो बस रख दीजिए 3 -1। t समय कितना है 20 वर्ष, t क्या है समय 20 वर्ष है, इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, ये घट जाएगा दोस्तों 1 इसमें से, तो बचेगा 2, ठीक है ना, 20 बटे 100। ये कट गया दोस्तों 10 बार, 10 के 5 से 100 कट जाएगा 10 बार। आंसर कितना आएगा 10, और दर है तो ये आ गई प्रतिशत में, तो कितना आ गया आंसर 10%, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को रेलवे के एग्जाम में कूट कूट कर पूछा गया है। देखिए जबलपुर, रेलवे NTPC परीक्षा, भोपाल, जम्मू और भी कई थे दोस्तों, लेकिन यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इस एग्जाम में इसे एक नई भाषा से, यानी कि थोड़ी भाषा को चेंज करके पूछा गया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन वही है, आप कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे। देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, और समान समय में, यानी कि 2 वर्ष की बात कर रहा है वो, समान समय में उसी मूलधन का, यानी कि यहां पर जो मूलधन था उसी मूलधन का साधारण ब्याज से 10 रुपए अधिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप इस सवाल को समझिए, ये सवाल क्या है, ये सवाल सिंपल सा है कि यहाँ पे आपको 2 वर्ष दे रखे, 5 की दर दे रखी है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 10 रुपए।
ये सवाल आप कर चुके हैं दोस्तों, मैं आपको ये सवाल पहले भी करवा चुका हूं, वहां 3 वर्ष के लिए था, आज मैं 2 वर्ष के लिए लेके आया हूं आपके लिए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 रुपया अधिक है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 रुपया अधिक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं ना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 10 रुपए। समय कितना देखा दे रखा है, 2 वर्ष, और दर कितनी है, 5%। मूलधन ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो जब भी अंतर दे रखा हो दोस्तों तो याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं 2 वर्ष के लिए। मैंने इससे पहले 3 साल के लिए क्वेश्चन करवाया था, ये 2 साल के लिए पूछा गया एग्जाम में। 2 वर्ष के लिए जब चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है, क्या होता है अंतर, 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, अंतर होता है P ब्रैकेट में R/100 की पावर 2। हमेशा 2 वर्ष के लिए यहाँ पर पावर 2 रहेगी, अंतर बराबर P ब्रैकेट में R/100 की पावर 2। यहां सवाल आप कैसे पहचानेंगे, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा होगा आपको, दर दे रखी होगी और समय दे रखा होगा, और मूलधन पूछेगा। कभी कभार एग्जाम में मूलधन दे देता है, किसी एक चीज को छुपा लेता है, या दर छुपा लेता है या समय छुपा लेता है। सवाल को सोल्व करते हैं। अंतर कितना है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, 10 रुपए का अंतर है, रख देते हैं। पी आपको निकालना है, ऐसे रहने दीजिए। आर कितना है, 5%, बटे में 100 आएगा और 2 यहाँ रहेगा। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों हम। देखो 5 के पारे से हम इसे काट सकते हैं 20 बार, ठीक है। 10 ये ऐसे ही रहेगा, पी ये हो गया। 1/20 लिखा है, ये स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 1, और 20 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 20, 400। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये दोस्तों इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 4000, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन से आपके एग्जाम में ग्रुप डी में हो सकता है आपकी पाली में 2 से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाए। हर सेट में मैं आपको कोशिश करता हूं ये क्वेश्चन करवाने की, और जब तक एग्जाम नहीं होता है मैं इस प्रकार के आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद रखना है। जो नए बच्चे हैं उन्हें फिर से बताता हूं मैं, बॉड मास का नियम। सिंप्लीफिकेशन है, याद रखिए बॉड मास। पहले देखेंगे ब्रैकेट, फिर देखेंगे ऑफ यानी कि का, उसके बाद डिवाइड यानी कि भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, क्रम से देखेंगे दोस्तों, फिर ऐड यानी कि जोड़, फिर सबट्रैक्ट यानी कि घटाना। ये हम क्रम लेके चलेंगे, तो ये सवाल हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। देखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे। यहाँ देखिए सबसे बड़ा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट भी है। तो हम सबसे ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे दोस्तों छोटा वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, बाकी का हम ऐसे उतारेंगे। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप बिना उतारे भी सवाल को अच्छे से कर सकेंगे। देखिए करते हैं हम सवाल को। 4 गुणे ब्रैकेट में 3 भागे 4 ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट है दोस्तों, 4 गुणे 3 भागे 3 त्रिका 9, ये टूट गया। देखिए 3 ब्रैकेट टूटेगा, 3 त्रिका 9, एक ब्रैकेट टूट गया। अब दूसरा ब्रैकेट बचा दोस्तों मझला वाला, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 गुणे 3, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, 4 गुणे 3, ये भाग दोस्तों, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, भाग, फिर आएगा गुणा। देखिए क्या आता है, जब हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे फिर गुणा को। देखिए पहले भाग फिर गुणा, तो भाग को सॉल्व करेंगे तो ये 9 इसके नीचे पहुंच जाएगा 3 के, ये पहुंच गया। देखिए इसे हम काट सकते हैं, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 4/3। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे। देखिए 4/, ये ब्रैकेट में आ गया, ये ब्रैकेट टूटेगा और ये क्या लिखा है 4/3, ये ब्रैकेट हटेगा, क्या लिखा है 4/3, और ये इसके गुणे में आ जाएगा 4/3। अब दोस्तों इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, इस ब्रैकेट को, बड़े वाले ब्रैकेट को। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, गुणा भी है भाग भी है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं भाग, उसके बाद गुणा। तो भाग को सॉल्व करेंगे तो ये इसके नीचे पहुंच जाएगा दोस्तों, भाग को जब सॉल्व करेंगे तो 3 के नीचे 4 पहुंच जाएगा, और ये गुणा ऐसे ही रहेगा। सॉल्व करते हैं, 4 कम 4, 3 कम 3, यानी कि यहाँ पे 1 बचा, क्या आ गया
4 × 1 यानी कि राइट आंसर आएगा आपका 4, ऑप्शन डी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।